Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start database design process. It is from the chapter 3. Computer science is a subject जिसको आप पढ़ते रहें तो it can evolve up to a lot of stages. लेकिन जहाँ कहीं आप रुक गए, जहाँ कहीं आपने छोड़ दिया तो आप लैक कर जाओगे क्योंकि टेक्नोलॉजी is getting better and better day by day. अब thing is that we are sitting home, we are ideal, we are not doing anything, but still we have to keep studying, we have to keep और अच्छा दिस इज़ द गोल्डन टाइम. इस गोल्डन टाइम के अंदर आप अगर अपने जहाँ पे आप लैक कर रहे थे अपने सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, अगर आप यहाँ पे उसको कवर कर लेते हो तो दैट विल बी सो गुड फॉर यू. अच्छा जी, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस. नाउ व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस हमें पता है कि जी when multiple instances, multiple entities, multiple things get together in a table, तो हम उसको बोलते हैं डेटाबेस. हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेट होती है. हम देखते हैं कि आया ये इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है या नहीं है, दैट इज़ डेटाबेस. अब अगर एक हमारे पास एक पैराग्राफ पड़ा हुआ है and the paragraph has some information in it, we will never bother to read it. We will never bother to take points out of it because हमें मुश्किल लग रहा होता है एक पैराग्राफ पढ़ना. बट ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, वी नो दिस थिंग इज़ रिलेटेड टू दिस, तो हमारे लिए वो पढ़ना भी आसान हो जाता है, हमारे लिए वो समझना भी आसान हो जाता है. अच्छा जी, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है एनालिसिस स्टेज. द एनालिसिस स्टेज क्या चीज़ होती है, क्यों ज़रूरी होती है? डिज़ाइन से पहले एनालिसिस स्टेज क्यों है? हमें तो डायरेक्टली डेटाबेस डिज़ाइन करना है, तो व्हाट इज़ दिस एनालिसिस स्टेज? एनालिसिस स्टेज बेसिकली हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि आया हमारा डिज़ाइन फिजिबल है या नहीं है, आया हमारा डिज़ाइन मार्केट में चलने वाला है या नहीं चलने वाला, आया हमारा डिज़ाइन किस किस स्टेज से, किस किस प्रोसेस से गुजर के कंप्लीट होगा. दिस इज़ व्हाट वी डू इन द एनालिसिस स्टेज. अब एनालिसिस स्टेज के बगैर अगर हम अपना काम स्टार्ट कर दें तो वी डोंट नो कि आइदर हम अपना डेटाबेस कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं. Without a recipe, you cannot cook a food. Without a recipe, you cannot make a better food. हाँ, कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर बना देंगे, but that won't be as good as you think. अच्छा जी, अगर हम एनालिसिस स्टेज के थ्रू चलते हैं, we have a recipe, we know what we have to do, we know what are the steps, तो हम एक अच्छा डिज़ाइन बनाने में कामयाब हो जाते हैं. अच्छा जी, एनालिसिस स्टेज के अंदर सबसे पहले आती है फिजिबिलिटी स्टडी. नो, व्हाट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी? फिजिबिलिटी स्टडी इज़ द स्टेप जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट, हमारा डिज़ाइन, हमारा डेटाबेस मार्केट के अंदर चलने वाला या नहीं चलने वाला. आइदर इट इज़ फिजिबल और नॉट, आइदर इट इज़ एक्सेप्टेबल और नॉट, आइदर इट इज़ अफोर्डेबल और नॉट. हम चीज़ बनाने से पहले, मार्केट में लॉन्च करने से पहले ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि मार्केट का इस वक्त रेट कितना चल रहा है, क्या हमारी बनाई हुई चीज़ इस मार्केट में चल सकेगी या नहीं चल सकेगी. दिस इज़ व्हाट द फिजिबिलिटी स्टडी डू. अच्छा जी, फिजिबिलिटी स्टडी इज़ अ स्टेप, इज़ अ स्टेज जहाँ पे हम बड़े ही बेसिक चीज़ निकालते हैं. एक आप कह लें कि एक बिजनेस माइंड जो होता है वो सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी देखता है कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है, क्या ये चल सकता है या नहीं चल सकता, क्या ये बेहतर है या नहीं है. क्योंकि आप देखें हमारा इस वक्त जो हमारी इकॉनमी चल रही है, हमारा जो आप देख लें इस वक्त जो हमारा सोशल नेटवर्क है उसके अंदर हाउ मेनी ऑफ यू हैव द आईफोन? Not many. I think most of the people are Huawei user or Oppo user or something like that. Why? Because वो फिजिबल है, क्योंकि वो ख़रीद सकते हैं हम. हमारी इकोनॉमिक स्टेट, हमारी फाइनेंशियल स्टेट इस वक्त हमें अलाउ कर रही है कि हम इस रेंज में कोई भी फ़ोन, कोई भी गैजेट ख़रीद सकें, बाय कर सकें. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यहाँ पे सारी शॉप्स आईफोन की बन जाएँ या मैकबुक्स की बन जाएँ तो दैट वॉन्ट बी एज़ गुड एज़ दिस वन, क्योंकि वो नहीं चल सकता है, क्योंकि लोग नहीं खरीद सकते हैं. दैट विल नॉट बी अ सक्सेसफुल आइडिया. अच्छा जी, इस एग्जाम्पल को माइंड में रखते हुए फिजिबिलिटी स्टडी इज़ अ स्टेप जो हमें बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट इस सिस्टम के अंदर अफोर्डेबल, एक्सेप्टेबल है या नहीं है. सेकेंडली हमारे पास आ जाती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस.
अच्छा जी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारे पास क्या चीज़ है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारे पास वो स्टेज है जहाँ पे हम यूज़र से पता करवाते हैं कि जी रिक्वायर क्या क्या है उसको क्या क्या चीज़ चाहिए, मतलब वो क्या क्या चाह रहा है कि इसके थ्रू वो कंप्लीट हो, ये चीज़ उसको ये चीज़ चाहिए ये कंप्लीट करने के लिए। इजी एग्जांपल लेके चलती हूँ। आप कोई चीज़, कोई फूड आप बना रहे हो, कुक कर रहे हो, यू आर कुकिंग समथिंग एंड यू नो द रेसिपी, फिजिबिलिटी पे रेसिपी पता चल गई, नाउ यू वांट टू हैव द इंग्रेडिएंट्स, राइट। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ये चीज़ अपना डिज़ाइन, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए। अच्छा जी, इसके अंदर हम लोग स्पेशली देखते हैं कि डेटाबेस में इनपुट क्या क्या होने वाला है। दैट्स व्हाट आई सेड कि इंग्रेडिएंट्स वी हैव टू नो ऑन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज, दैट किस किस किस्म की चीज़ें इसके अंदर पुट होने वाली हैं और क्या क्या इसमें से आउटपुट निकलेगा। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हमारे पास चीज़ें गैदर हो गई हैं, इंग्रेडिएंट्स हमने इकट्ठे कर ली हैं। द थर्ड थिंग इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब हमारे पास चीज़ें इकट्ठी हो गई, अब हम प्लान कर रहे हैं कि हमने स्टेप्स किस तरह लेके चलने हैं, हमने किस तरह आगे जाना है। हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर देयर आर सॉफ्टवेयर, देयर आर हार्डवेयर जो हमारा डिज़ाइन बनाने में यूज़ होते हैं। वी हैव टू नो, वी गेट टू नो कि जी इस सॉफ्टवेयर की कितनी कॉस्ट होगी, इस हार्डवेयर की कितनी कॉस्ट होगी। वी हैव टू प्लान, वी हैव टू थिंक क्लेवरली कि हमें ऐसा क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है हमने कि हमारे पास हमारी रेसिपी जो है, हमारा जो रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के बाद जो हमारे पास चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, क्या वो चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक, हमारे सोच के मुताबिक, हमारे बजट के मुताबिक वो कंप्लीट हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। इस प्लानिंग के अंदर हम एक एक करके चीज़ को कंडक्ट करते हैं। अच्छा जी, ये स्केड्यूल हमारे पास, कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड स्केड्यूल मस्ट बी डेवलप्ड। अच्छा जी, एक स्केड्यूल बना लिया जाता है। सी आपको लेट्स गेट टू द रेसिपी पार्ट। रेसिपी पार्ट के अंदर वी नो चीज़ें कलेक्ट हो गई हैं। अब हमें पता है कि हमने इतनी देर तक ये चीज़ इतनी देर तक फ्राई करनी है। टाइम, किस चीज़ में फ्राई करनी है, दैट थिंग, दैट पॉट, कितना कॉस्ट आएगा उसका, क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हमने देख लिया कि जी किस किस चीज़ को कितना कितना टाइम लगने वाला है, स्केजुलाइज कर दिया है हमने एक एक चीज़ को, हमने एक एक चीज़ एक कम्प्रिहेंसिव वे में हमने उसको कम्प्लीटली स्केजुलाइज कर दिया है, प्लान कर दिया है। अब फोर्थ पे हमारे पास आता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऑफ कोर्स। फॉर डाटा एनालिसिस एन इंपॉर्टेंट स्टेप of analysis while designing a database. It involves the following activities: DFD, data flow diagrams, decision tables, decision trees. अब data analysis में हमने देखना है कि हमारा data flow कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। सबसे पहले ये एंटर होगा तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वहाँ जाने के बाद नेक्स्ट उस पर क्या स्टेप इम्प्लाई होगा, किस तरह करके हमारा डाटा एक आउटपुट की तरफ एक हमें मतलब एक अच्छा आउटपुट कैसे हम गैदर कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस के तौर पे हम इसको स्टडी करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो कंप्लीट करने के बाद हम अपना एनालिसिस स्टेज, एक अच्छा एनालिसिस स्टेज कंप्लीट करते हैं। ये सारे स्टेप्स देखने के बाद, अच्छा इन स्टेप्स के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है डाटा मॉडलिंग एंड इट्स इंग्रेडिएंट। एनालिसिस स्टेज के बाद सेकेंड थिंग इज डाटा मॉडलिंग। अब डाटा मॉडलिंग क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ होते हैं। अब दिस इज द थिंग, वी गेट टू एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। एंटिटी क्या चीज़ है, एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, रिलेशनशिप क्या चीज़ है। यू मस्ट हैव लिसनड अबाउट, यू मस्ट हैव नोन अबाउट अ थिंग कॉल्ड नाउन। हम एक नाउन के अंदर क्या देखते होते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। और हम इस एंटिटी के अंदर हमने निकाल लिया जी एक इवेंट भी, पर्सन, प्लेस, थिंग या इवेंट। अच्छा जी, एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज नॉन एज एंटिटी और ऑब्जेक्ट। सिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ अगर यहाँ काम कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी या ऑब्जेक्ट। अ सिंगल थिंग, वी आर टेकिंग आउट अ सिंगल थिंग, एंटिटी, ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, एक चीज़ की बात हो रही है। मैनी एंटिटीज टुगेदर मेक अ डेटाबेस। अब एंटिटी क्या करती है, क्या कहा जाता है इसको, आप इसको पढ़ें, इस पर वो कह रहा है एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज नॉन एज एंटिटी और ऑब्जेक्ट। एन एंटिटी कैन बी पर्सन, प्लेस, thing or event for which data is collected and maintained in the system. अब आपको समझ आ गई होगी कि why did I take the name of the noun. नाउन में हमारे पास यही चीज़ें आ रही होती हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ एंटर हो गई, ऐड हो गई, इवेंट। अच्छा जी, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, पर्सन, प्लेस,
ऑब्जेक्ट इवेंट। पर्सन में क्या आता है? अ टीचर, इट कैन बी अ टीचर, अ प्लेयर, अ डॉक्टर और एनीथिंग। हमारे पास प्लेस में इट कैन बी अ कंट्री, सिटी और अ टाउन और कॉलोनी और एनीथिंग। ऑब्जेक्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं जी? व्हीकल्स आ सकते हैं, टॉयज़ आ सकते हैं, कोई गैजेट्स आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई भी चीज़ें आ सकती हैं। इवेंट्स में हमारे पास क्या आता है? रजिस्ट्रेशन हो रही है जी, कोई सेल हो रही है जी। ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो मतलब कि ऐड किए जा सकते हैं, बनती है एज एन एंटिटी, यूज़ होते हैं एक डेटाबेस के अंदर। सेकेंड थिंग इज एट्रीब्यूट। यू मस्ट हैव लिसन्ड अ वर्ड नेम कैरेक्टरिस्टिक। इस चीज़ के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक। हमारे पास एक, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एंटिटी कॉल्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? नेम, रोल नंबर, क्लास, marks, percentage, attendance. There can be a lot of characteristics for one student. There can be an IC number or anything. Now these are the characteristics of an entity. Attribute basically हमारे पास क्या है? किसी भी entity का characteristic है। अच्छा जी, फिर हम चलते हैं, the third thing is relationship. relationship क्या होता है हमारे पास? जब दो entities मिल के कोई परफॉर्म कर रही होती हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। अ लॉजिकल कनेक्शन, यू सी, दो एंटिटीज़ मिलके, अ लॉजिकल कनेक्शन। ऐसे नहीं होता है कि वो वाकई दो एंटिटीज़ आपस में इकट्ठी खड़ी होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप। नो, दैट इज़ नॉट। हमारे पास एक लॉजिकल कनेक्शन होता है कि जी एक टीचर टीच स्टूडेंट। अब आप देखें, टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को। अब पढ़ाने का कनेक्शन, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट? पढ़ाना, स्टडी, द थिंग, दिस इज द थिंग दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। अ रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। वो एंटिटीज जो हमारे पास एक रिलेशनशिप के अंदर परफॉर्म कर रही होती है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, उन एंटिटीज़ को बोला जाता है पार्टिसिपेंट्स। फिर हम कहते हैं रिलेशनशिप में बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ एंड बिटवीन एन एंटिटी इटसेल्फ। अब एक एक एंटिटी का खुद के साथ भी रिलेशन हो सकता है, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ भी रिलेशन हो सकता है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल देयर इज बुक एंड बुक स्टोर। अब एक बुक का एक बुक स्टोर से क्या रिलेशनशिप है? एक बुक जो है वो एक बुक स्टोर के अंदर रखी जाती है, उसके अंदर वो स्टॉक होती है, उसके अंदर वो सेल होती है, उससे वो रिटर्न होती है। देयर आर लॉट ऑफ रिलेशनशिप, देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन बिटवीन अ बुक एंड अ बुक स्टोर। तो इस तरह हम बताते हैं कि जी रिलेशनशिप। अच्छा जी, फिर बात आती है हमारे पास difference between entity class and entity instance. There is a term entity class and then there is a term entity instance. Now what is entity class and what is entity instance? मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस बनाया है, छोटा सा टेबल बनाया है। इस टेबल में हमने एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं। अच्छा, हमारे पास जो टेबल है वो किस एंटिटी का टेबल है? स्टूडेंट्स एंटिटी का टेबल है। स्टूडेंट, यू मस्ट कॉल इट स्टूडेंट एंटिटी का टेबल है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट के अंदर एक एंटिटी क्लास वो चीज़ होती है जिसमें रिलेटेड एंटिटीज़, रिलेटेड इंस्टेंसेस को रखा जाता है। सेम टाइप ऑफ entities are used, same type of data is used in an entity class. अगर आप इसको पढ़ें तो कहते हैं group of entities of the same type is called entity class. एक entity class, a group of same entity, same मतलब हमारे पास जो type है इसकी वो same है। अगर स्टूडेंट है हमारे पास, स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे हम किसी इंजीनियर का नाम तो नहीं लिखेंगे, स्टूडेंट के अंदर हम किसी डॉक्टर का नाम तो नहीं लिखेंगे। जो स्टूडेंट है, वी हैव टू बी कन्फर्म्ड, वी हैव टू गेट इट कन्फर्म्ड कि हमारे पास इसमें स्टूडेंट ही इनरोल हुआ है। अच्छा जी, एक क्लास है, एक एंटिटी क्लास है, उसका नाम है स्टूडेंट। उसके अंदर हमारे पास एक रिलेशन है, एक हमारे पास टपल है, उसमें नेम इज़ उसामा, रोल नंबर इज़ 1, मार्क्स 74 एंड यू सी देयर इज़ अ डाटा। अब यहाँ पे हमारे पास इस पूरे टेबल के अंदर कोई एक अगर हम निकाल लेते हैं टपल, तो दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी इंस्टेंस। एक नाम, एक स्टूडेंट, उस पूरे स्टूडेंट टेबल के अंदर कोई एक स्टूडेंट का नाम इज़ एंटिटी इंस्टेंस। इंस्टेंस का लिटरल मीनिंग होता है एग्जाम्पल, मिसाल। अब एक एंटिटी क्लास के अंदर से एक एंटिटी इंस्टेंस निकालना कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर गेटिंग आउट, वी आर टेकिंग आउट one of them and that is the entity instance. I hope you must getting it, and if you're not getting anything out of this lecture,
आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जी यहाँ से समझ नहीं आई, एंड योर क्यूरी विल बी प्रॉपरली एंटरटेन्ड। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। रिलेशन की बात की हमने, रिलेशन में हमने एक बात की थी, एक बुक और बुक स्टोर की बात की थी। हमने कहा था उस बुक में वो बुक स्टॉक भी होती हैं, सेल भी होती हैं, रिटर्न भी होती हैं, रखी भी जाती हैं, बेची भी जाती हैं, वापस भी दी जाती हैं। तो अब एक रिलेशन के अंदर देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स। रिलेशनशिप की भी टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ 1-to-1 रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज़ 1-to-1? मतलब एक एंटिटी का स्पेसिफिकली एक ही एंटिटी के साथ रिलेशन है, कनेक्शन है। जैसे हमारे पास किसी डिपार्टमेंट का, किसी एक डिपार्टमेंट का एक ही चेयरमैन होगा और वो काम क्या कर रहा है कि उसको चला रहा है, ही रन्स द डिपार्टमेंट। चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट। दिस इज 1-to-1 रिलेशनशिप। हमारे पास एक ही चेयरमैन एक ही डिपार्टमेंट चलाता है, दिस इज 1-to-1। जैसे एक ब्रांच का एक ही मैनेजर होता है, एक ही मैनेजर उस ब्रांच को मैनेज करता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 1-to-1। दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ वेरी ईजी, आपको बहुत आराम से समझ आ सकती है कि 1-to-1 का। अब आपने क्या करना है, टेक इट एज अ होमवर्क, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल्स ऑफ 1-to-1 खुद से। यू डोंट हैव टू सर्च इट, यू जस्ट हैव टू यूज योर ब्रेन के 1-to-1 की और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट। क्या एक डिपार्टमेंट के एक ज़्यादा चेयरमैन हो सकते हैं? क्या एक स्कूल का एक ज़्यादा प्रिंसिपल हो सकता है? हाँ, देयर इज अ वाइस प्रिंसिपल, बट ही इज़ नॉट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक ही होता है। मैनेजर्स ब्रांच, एक मैनेजर, एक ही मैनेजर। देखो, ब्रांच का एक ही मैनेजर हो, किसी भी ब्रांच का एक ही मैनेजर होता है। हाँ, असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा, आगे कुछ उसकी सब पोस्ट्स आ जाएंगी, बट होता एक ही है। मेजर एक ही मैनेजर होता है। तो दिस इज़ 1-to-1। सेकेंड इज़ 1-to-many। अच्छा, 1-to-many का मतलब क्या होता है? कॉलेज हैज़ डिपार्टमेंट्स। किसी एक कॉलेज में बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं। 1-to-many। किसी एक कॉलेज के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। कोई एक कॉलेज रखता है ज़्यादा से डिपार्टमेंट्स, बहुत से डिपार्टमेंट्स। दिस इज़ 1-to-many। द नेक्स्ट थिंग इज़ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़। कोई भी एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉयर होता है, उसके नीचे बहुत से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। नाउ दिस इज़ ऑल्सो 1-to-many। फॉर दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट at least 10 examples of your own. You're not allowed to cheat it, of course. You're not allowed to copy it. You're not allowed to get the more examples from internet or something. You have to write it yourself. You have to use your brain, and you have to write 10 examples of this as well. I hope आपको 1-to-many की समझ आ गई होगी। Next one is many-to-many. Now what is many-to-many? बड़ा ही कॉमन सी चीज़ है। 1-to-1 की समझ आ गई, 1-to-many की समझ आ गई, तो आपको ये भी पता चल रहा होगा many-to-many क्या होगा। स्टूडेंट्स स्टडीज़ कोर्सेज। बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बहुत से कोर्सेज। रीडर्स रीड्स बुक्स। बहुत से रीडर्स पढ़ते हैं बहुत सी बुक्स। नाउ दीज आर many-to-many। हमारे पास ये रिलेशनशिप्स बहुत ही ईजी हैं। अगर आप इनकी एग्जांपल्स लिख लेंगे, अगर आप इनको थोड़ी सा और स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिर्फ एक ही लेक्चर सुन के छोड़ देते हैं तो दैट बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। अच्छा जी, द अबव एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमें क्या पता चल रहा है? द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन स्टूडेंट may study many courses and many courses may be studied by many students। एक स्टूडेंट बहुत से कोर्सेज पढ़ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कोई एक कोर्स बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। many-to-many, we can take it as, ये सिंबल्स का आपको आगे पता चलेगा। देखें, कोई एक स्टूडेंट बहुत से कोर्सेज पढ़ रहा है और कोई एक कोर्स बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सिमिलरली, कोई एक रीडर बहुत सी बुक्स पढ़ रहा है और कोई एक बुक बहुत से रीडर्स पढ़ रहे हैं। दिस इज़ द रिलेशन ऑफ many-to-many। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज़, एंड फॉर दिस ऑल्सो अगर कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड योर क्यूरी विल बी कम्प्लीटली एंटरटेन्ड। द नेक्स्ट थिंग इज़ कार्डिनैलिटी। अब रिलेशनशिप की बात हो रही है, एक साइन यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, इससे आपको मैंने इसमें आपको एक वर्ड रिपीट किया, मैनी।
लाइक मैनी टू मैनी के लिए मैंने ये सिंबल। अब कार्डिनैलिटी हमारे पास क्या होता है, इट शोज द मैक्सिमम रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंसेस, बिटवीन एंटिटीज, सॉरी, मैक्सिमम इंस्टेंसेस बिटवीन एंटिटीज इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। इसकी हम अगर डेफिनेशन पढ़ें तो इट सेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। अब कार्डिनैलिटी बेसिकली हम मैक्सिमम की तरफ जाते हैं कि मैक्सिमम कितने रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। देयर कैन बी मैक्सिमम वन रिलेशनशिप एंड देयर कैन बी मैक्सिमम अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स। मतलब कहने का मकसद ये है, आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक ये चीज़ थी और यहाँ पे एक ये चीज़ थी। नो व्हाट इज़ कॉलेज, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कितना है, वन। मतलब एक ही कॉलेज के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, एक ही कॉलेज रिलेट कर रहा है बहुत से डिपार्टमेंट से। देयर इज़ वन एंड मैनी। वन के लिए हमारे पास ये वर्टिकल लाइन यूज़ होती है और मैनी के लिए हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है क्रो फुट के नाम से। इस क्रो फुट को मैनी के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ मोडालिटी। मोडालिटी इज़ मिनिमम। व्हाट इज़ मिनिमम? मिनिमम क्या है, ऑप्शनल या मैंडेटरी। कम से कम कितना रिलेशनशिप हो सकता है, कम से कम कितना एक इंस्टेंस की जो हमारे एक एंटिटी के इंस्टेंस है वो दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस से कम कितना रिलेट कर सकते हैं। ना ऑप्शनल का क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक सर्कल यूज़ होता है। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड ऑप्शनल व्हेन द मिनिमम नंबर इज ज़ीरो। मतलब मिनिमम हमारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका दूसरे के साथ, या मिनिमम हमारे पास कोई एक रिलेशनशिप है। Now this is for minimum. Modality is minimum and cardinality is maximum. इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। You will understand it completely. The example is school and students. स्कूल के साथ हमने दो वर्टिकल लाइंस लगाई हुई हैं और स्टूडेंट्स के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, एक सर्कल लगाया हुआ है और एक क्रो फुट लगाया हुआ है। Now what does it mean? हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, it shows the cardinality कि जी मैक्सिमम हमारे पास वन स्कूल। अब कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी हाँ कोई स्टूडेंट है और वो दो स्कूल्स में पढ़ रहा है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी स्टूडेंट किसी एक स्कूल से रिलेट कर रहा होगा, किसी एक स्कूल से कनेक्शन होगा उसका। सो दिस शोज ये जो हमारे पास ये लाइन है, ये कार्डिनैलिटी शो कर रही है वन की कि जी मैक्सिमम एक ही स्कूल है और मैंडेटरी में हमारे पास क्या आ रहा है, वन, एटलीस्ट वन। अच्छा, ये जो हमारे पास दो लाइन्स हैं इनको हम बोलते हैं वन एंड ओनली वन। मतलब सिर्फ एक और सिर्फ एक, मतलब कि एक ही स्कूल के साथ रिलेटेड है ये। बहुत से स्टूडेंट्स किसी एक ही स्कूल के साथ रिलेट हो सकते हैं। मतलब कोई एक स्टूडेंट किसी एक स्कूल के साथ रिलेट कर सकता है, किसी एक स्कूल के बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, इस तरफ हमारे पास एक साइन है सर्कल का और एक क्रो फुट का। द सर्कल इज़ ऑप्शनल। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट ना हो स्कूल में, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स हों किसी एक स्कूल में। अच्छा जी, दिस इज़ द थिंग दैट शोज द कार्डिनैलिटी एंड मोडालिटी। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 and I hope you would have understood everything in this lecture. If there are any queries, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली आपके लिए एंटरटेन किया जाएगा। So this is it for the first lecture, और I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.